नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से जरा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है भारत और अमेरिका के बीच जो महत्वपूर्ण रक्षा समझौता BECA हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके केरल राज्य सरकार के द्वारा जो सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसदीय समिति ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के प्रतिनिधियों से लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने को लेकर पूछताछ की और उनसे लिखित जवाब मांगा है? तो राइट आंसर है ट्विटर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो संसदीय समिति है वो डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर बनी हुई संसदीय समिति है, क्योंकि आपको पता है संसद की अलग अलग जो है विषयों पर अलग अलग समितियां बनी होती है। तो इस संसदीय समिति ने जो है ट्विटर के प्रतिनिधियों को ट्विटर के प्रतिनिधियों को इस बात का जवाब देने के लिए जो है तलब किया था कि ट्विटर ने अपने जो है नक्शे में लद्दाख को जो है वो चीन के हिस्से के तौर पर क्यों दिखाया। और जब पूछताछ की गई तो इनके जवाब से जो है संसदीय समिति संतुष्ट नहीं हुई और अब इनसे जो है लिखित जवाब मांगा है कि वो इस बारे में लिखित जवाब दें कि उन्होंने लद्दाख को चीन की भूभाग के तौर पर क्यों दिखाया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोफेसर योगेश त्यागी किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताओं के आरोप के कारण निलंबित कर दिया गया? तो राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। यानी कि प्रोफेसर योगेश त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, जिनको कि राष्ट्रपति ने जो है इनको निलंबित कर दिया है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको पता है केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनको निलंबित करने हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। तो यहाँ पर जबकि आप जानते हो राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली जो विश्वविद्यालय इसका नाम है, तो इसके जो है प्रोफेसर योगेश त्यागी को जो है निलंबित कर दिया गया है। और यहाँ पर कारण लिखा हुआ है आपके कि प्रोफेसर योगेश त्यागी को जो है क्यों निलंबित किया गया है, तो ये आपके लिखा हुआ है क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताओं के इन पर आरोप लगे, इसलिए इनको जो है यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को जो है राष्ट्रपति जी ने निलंबित कर दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन किससे संबंधित संगठन है जिसे UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है पर्यटन और प्रौद्योगिकी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा अमेरिकी स्प्रिट विनिर्माता कंपनी बीम सनटोरी इंक द्वारा भारत में अपने पेय उत्पाद के विपणन और बिक्री का लाइसेंस पाने के लिए कथित रूप से एक भारतीय अधिकारी को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने की जांच शुरू किए जाने के बाद इस कंपनी ने इस मुकदमे को बंद करने के लिए कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति दी है? तो राइट आंसर है 1.95 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपको मालूम पड़ रहा है कि अमेरिकी जो कंपनी है सनटोरी इंक, तो इसने भारत में अपने पेय उत्पाद के विपणन और बिक्री का लाइसेंस पाने के लिए भारत के एक अधिकारी को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। और अब क्योंकि ये बात जब सामने आ गई रिश्वत की, तो अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की। तो अब जो है इस कंपनी ने इस बात को मान लिया कि जो है उन्होंने यानी कि इस कंपनी ने है भारतीय अधिकारी को 10 लाख रुपया रिश्वत दी थी विपणन और बिक्री का लाइसेंस पाने के लिए। तो अब जो है इस कंपनी ने अमेरिकी न्याय विभाग से आग्रह किया है कि वो इस मुकदमे को बंद कर दें। तो अब वो इसके लिए इसकी हर्जाने के तौर पर 1.95 करोड़ जो है डॉलर हर्जाने के तौर पर देने को तैयार है। तो अब जो है ये मामला यानी ये मुकदमा बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हर्जाना चुकाने को तैयार हो गई ये कंपनी और इसने अपनी गलती को भी मान लिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए।
इंजीनियरिंग सहित विभिन्न कारोबार से जुड़ी लॉर्सन एंड टर्बो को केंद्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद के बीच महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया है? तो राइट आंसर है 25,000 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत हुई है, तो इसके लिए आपको पता है जापान सरकार के सहयोग से ये परियोजना बनेगी और जापान सरकार ने इसके लिए जो लोन दिया है भारत को, तो उसकी वजह से उसके सहयोग से ही ये परियोजना यानी बुलेट ट्रेन परियोजना बनेगी। तो अब जो है इस परियोजना का जो ठेका जिस कंपनी को दिया गया है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, लॉर्सन एंड टर्बो। इसको दिया गया है भारत सरकार के द्वारा ये ठेका। और ये बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली ये परियोजना है तो ये परियोजना जो का ठेका इसको दिया गया है। अब इसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने किस देश के बारे में इस बात की पुष्टि की है कि वहां एक भूमिगत उन्नत सेंट्रीफ्यूज असेंबली केंद्र का निर्माण करना शुरू कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ईरान। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान ने पहले यहाँ जहाँ पर कि अभी ये वापस जो है सेंट्रीफ्यूज असेंबली केंद्र का निर्माण जो किया जा रहा है, तो यहाँ पर पहले ईरान के द्वारा बनाया गया एक परमाणु संयंत्र था जो कि विस्फोट के कारण उड़ गया था। और अब यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूज असेंबली केंद्र का निर्माण गुप्त तरीके से ईरान के द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ ईरान ने एक समझौता किया और उस समझौते में तय हुआ था कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने यहाँ जो परमाणु संयंत्रों की जांच करने की अनुमति देगा, जिससे कि जो है वो इस बात की संतुष्टि कर ले कि इन परमाणु संयंत्रों का उपयोग कोई जो है परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया जा रहा है। इस बात की संतुष्टि की वो परमिशन देता है। ये तय हुआ था जो उस समझौते में, परंतु अब ईरान अपने उस बात से मुकर गया है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों को परमिशन नहीं दे रहा है। परंतु जो है इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वहाँ पर जो है वो भूमिगत उन्नत सेंट्रीफ्यूज असेंबली केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है ईरान के द्वारा। और विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, जिसको हम अंग्रेजी में बोलें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, तो वहां पर इसका मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। मलविका बंसोड़ किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि बैडमिंटन में ये जो है उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने कई कानूनों में संशोधन करके जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में किस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदने की इजाजत दे दी है? तो राइट आंसर है गैर कृषि उद्देश्यों के लिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 को जहाँ अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 35A को भी हटाया गया, अनुच्छेद 35A को भी हटाया गया, तो उससे पहले तक जो है जम्मू कश्मीर में जो है कोई भी भारत की किसी भी राज्य का नागरिक वहाँ पर संपत्ति नहीं खरीद सकता था, यानी कि जमीन या अन्य कोई स्थायी संपत्ति वहाँ पर नहीं खरीद सकता था। तो परंतु आपको अब जब से कि मालूम है कि धारा जो है अनुच्छेद 370 को 35A को दोनों को हटा दिया गया है, तो अब जो है वहाँ पर ये प्रावधान नहीं है। और अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के इन कानूनों में यानी कि केंद्र सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए जो कानून बनाए गए थे उनमें संशोधन किया है और उन संशोधनों के तहत जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को भी जो है जम्मू कश्मीर में गैर कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदने की इजाजत दे दी है, यानी कि वहां पर कृषि कार्य के लिए अन्य राज्य का कोई नागरिक वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएगा। गैर कृषि कार्यों के लिए, अब गैर कृषि कार्यों के लिए जो जमीन वहां पर
वो भी जो है खरीद सकता है। किसी भी भारत के किसी भी राज्य का नागरिक या जम्मू कश्मीर का नागरिक वहां पर, खैर जम्मू कश्मीर के नागरिक को तो पहले से ही जो है जमीन खरीदने की इजाजत थी, परंतु बाहर के यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से अलग जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा अन्य जो भारत के राज्य हैं उनके लोगों को वहां जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी किसी भी उद्देश्य के लिए। परंतु अब जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने इन कई कानूनों में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के यानी कि अन्य राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में गैर कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन खरीद सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक सुविधाओं के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, चाहे अन्य किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के लिए हो, चाहे या कोई जो है कंपनी के द्वारा वहां पर अपना जो प्लांट लगाया जाना हो, किसी भी तरह से जो है वो किसी भी कार्य के लिए गैर कृषि उद्देश्य से मतलब यहाँ पर है कि कृषि के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी जा सकती है वहां पर, जो कि पहले ये अनुमति नहीं थी। तो अब जो है ये अनुमति दे दी गई है इन कानून में संशोधन करके। तो आपको इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो राइट आंसर है 23.9% की गिरावट आई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यानी कि जो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही, अब आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ ब्रैकेट में पहली तिमाही से मतलब है कि अप्रैल से जून तक। विद्यार्थियों आपको पता है वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो यानी कि अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 महीने यानी कि पहली जो तिमाही, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख आखी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर है फेसबुक। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में, पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था। तो आखी दास सोशल मीडिया मंच पर नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों को लेकर पाबंदी लगाने के मामले में कथित पक्षपात करने को लेकर जो है चर्चा में रही है। यानी कि इन पर यह आरोप था कि वो नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों को कई की टिप्पणियों को हटाया इन्होंने, कई की टिप्पणियों को फेसबुक पर रहने दिया, तो पक्षपात किया इन्होंने, ऐसा जो इन पर आरोप था। तो इन आरोपों की वजह से ही फिर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है आखी दास ये फेसबुक कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख रही है, जो अब इन्होंने पद छोड़ दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सैयद सलाउद्दीन भटकल बंधुओं सहित कुल कितने लोगों को आतंकवाद विरोधी संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है 18। विद्यार्थियों मैंने इसमें डार्क नहीं किया है, परंतु आपको याद रखना है 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। और विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसमें जो नाम दे रखा है सैयद सलाउद्दीन और एक नाम आपको लिखा है भटकल बंधु। तो विद्यार्थियों सैयद सलाउद्दीन की अगर बात करें तो ये सैयद सलाउद्दीन प्रतिबंधित जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है और वहां पर रहकर ये अपनी आतंकवादी गतिविधियों को भारत में अंजाम देता है। और यहाँ पर भटकल बंधुओं के बारे में अगर बात करें तो विद्यार्थियों रियाज इस्माइल शाहबंदरी और उर्फ रियाज भटकल और उसका भाई मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक है। ये दोनों भाई जिसका नाम मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर रियाज इस्माइल शाहबंदरी और रियाज भटकल और उसका भाई मोहम्मद इकबाल और इकबाल भटकल, ये आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक हैं। यानी इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही यह आतंकवादी संगठन बनाया इंडियन मुजाहिदीन। और इनके अलावा और भी ऐसे कई आतंकवादी हैं
जो जिसमें जो दाऊद इब्राहिम के जो है जो नज़दीकी कुछ जो है आतंकवादी हैं वो भी इसमें जो है शामिल है इस लिस्ट में। यानी कि जो 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है, तो इस सूची में जो है दाऊद इब्राहिम के जो 4 लोग वो भी इसमें शामिल हैं, और भी जो है लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी वो भी इसमें जो है उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 जो है विशेष रूप से इसलिए लिया है क्योंकि ये जो आतंकवादी संगठन, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, हिजबुल मुजाहिदीन और एक जो है इंडियन मुजाहिदीन, ये आतंकवादी संगठनों के जो सरगना हैं, इनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, यानी इनको आतंकवादी घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आपको कुल संख्या याद रखनी है। और ये सैयद सलाउद्दीन का मैंने बताया कि ये किस आतंकवादी संगठन का सरगना है, और ये भटकल बंधु जिनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, तो ये भी इनका भी इनकी जो है संगठन का नाम भी आपको याद रखना है कि किस आतंकवादी संगठन इन्होंने बना रखा है, और कुल कितने लोगों को इस कानून के तहत जो आतंकवादी घोषित किया गया है, तो 18 लोगों को। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है, भारत ने किस देश के साथ 27 अक्टूबर को महत्वपूर्ण रक्षा समझौते बीईसीए पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह की गोपनीय डाटा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति होगी। तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें कि दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच, दोनों देशों के यानी कि भारत और यूएसए, दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 वार्ता में ये समझौता हुआ है। और यहाँ पर एक और बात कि ये जो समझौता किया गया है, तो इसके साथ ही दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को और रणनीतिक जो है सहयोग, सुरक्षा संबंधों और रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने में जो है सहमति दी है, यानी कि जो है ये रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी जो है सहमति दी है, या यूँ कहें कि इसमें ये फैसला हुआ है कि दोनों देश जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे और रणनीतिक जो है सहयोग भी एक दूसरे का करेंगे। तो इस पे भी दोनों देशों में सहमति बनी है इस बैठक में। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है विद्यार्थियों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना आर्थिक और जो सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच ये हुआ समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि चीन को जो है इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने से रोक सकें। और विद्यार्थियों, एक बात यहाँ पर, जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता में ये समझौता हुआ है। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि भारत की जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, मार्क टी एस्पर, ये रक्षा मंत्री, तो इनके बीच 2+2 वार्ता के तीसरे जो चरण के तहत ये बातचीत हुई है। यानी कि ये 2+2 जो मैंने बोला है 2+2 वार्ता, यानी कि 2 जो है वहाँ के मंत्री और 2 भारत के मंत्री, यानी कि वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके बीच जो है वार्ता होती है। तो ये तीसरा जो साल है, यानी कि तीसरा जो चरण है इस वार्ता का। 2 जो है वार्ताएं जो है पहले हो चुकी है 2019 में, 2018 में, तो अब ये जो है तीसरी जो है वार्ता है दोनों देशों के बीच। 2+2 वार्ता तीसरे संस्करण के रूप में, तीसरे संस्करण कह लो या तीसरा चरण कह लो, एक ही बात है। तो इसमें ये समझौता हुआ है और दोनों पक्षों के जो है शीर्ष सैन्य जो अधिकारी हैं, सैन्य और विदेश जो है सेवा से जुड़े हुए अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण समझौता है, इसलिए इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 27 अक्टूबर। दोनों देशों के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। और इस समझौते के तहत क्या जो है बात जो शामिल की गई है, तो इसमें आपको याद रखना है, आपके लिखा हुआ है कि इसके तहत जो दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, फिर है उपग्रह के गोपनीय डाटा, और फिर जो है इसमें एक और है बात कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच अहम सूचना साझा
जो है यानी दोनों देशों की सेनाओं के बीच सूचना जो है वो एक दूसरे को, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेगी। ये इसमें जो है इस समझौते में शामिल है बातें। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 अक्टूबर को त्रिपुरा में 2,752 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कितनी राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर है 9। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये जो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2,752 करोड़ रुपए की, तो आपको ये भी संख्या, ये भी जो है आपको धनराशि भी याद रखनी है कि ये 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इन पर कुल कितना खर्च होगा, यानी कि इन 9 राजमार्ग परियोजनाओं पर 2,752 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी कि ये परियोजनाएं 2,752 करोड़ रुपए की है जो बनने जा रही है, जिनकी आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। तो यहाँ पर, और स्टेट का नाम भी आपको खैर याद रखना है, त्रिपुरा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर है केरल। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसको थोड़ा मैं आप इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में दे रखा है कि केरल जो है पहला राज्य बना है जिसने सब्जियों के लिए जो है न्यूनतम मूल्य जो घोषित किया है। और यहाँ पर न्यूनतम मूल्य कह लो या आधार मूल्य कह लो, एक ही बात है। कई बार होता है एग्जाम में कि वो जो है क्वेश्चन को घुमाने के लिए न्यूनतम मूल्य लिखने के बजाय आधार मूल्य लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना, न्यूनतम मूल्य या आधार मूल्य एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सब्जियों का ये न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के बारे में बताया कि सरकार ने न्यूनतम मूल्य घोषित किया है, तो अब उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूनतम मूल्य या आधार मूल्य इसको बोलें, तो उस फसल की यानी सब्जी की जो उत्पादन लागत है यानी सब्जी उत्पादन में जो लागत आई है, तो उससे 20% अधिक होगा ये न्यूनतम मूल्य। सरकार के द्वारा घोषित किया गया सब्जी पर न्यूनतम मूल्य उस सब्जी की यानी सब्जी की जो है लागत, उत्पादन जो लागत आई है उसका 20% से ज्यादा होगा न्यूनतम मूल्य। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और कि ये जो योजना है वो केरल राज्य में 1 नवंबर से लागू होगी। यानी घोषणा की है अभी वहां के मुख्यमंत्री ने, अभी लागू होगी योजना 1 नवंबर 2020 से। ये भी डेट आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि केरल में ये जो योजना लागू हो रही है, होने जा रही है 1 नवंबर को, तो केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य या आधार मूल्य तय किया गया है। तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य जो घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, तो कितनी सब्जियों पर, तो 16। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और बात कि ये न्यूनतम समर्थन जो है, न्यूनतम मूल्य वाली जो बात है, तो उसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर बाजार मूल्य न्यूनतम मूल्य से नीचे चला जाता है तो किसानों से उनकी सब्जियों को न्यूनतम मूल्य पर सरकार खरीदेगी। विद्यार्थी, इस बात का मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि अगर जो है न्यूनतम मूल्य या जिसको हम बोले आधार मूल्य, तो न्यूनतम मूल्य या आधार मूल्य से नीचे चला जाता है सब्जियों का बाजार मूल्य, यानी कि सब्जियां जो बाजार में उस कीमत पर बिक रही है जितनी की जो है सरकार न्यूनतम मूल्य जो घोषित किया उससे भी कम पर सरकार के द्वारा किसी सब्जी का न्यूनतम जो मूल्य घोषित किया गया है, तो उससे भी कम मूल्य पर बाजार में सब्जियां अगर बिक रही हैं, तो अब सरकार का जो है इस कानून के तहत ये दायित्व होगा कि वो किसानों की सब्जियों को न्यूनतम मूल्य पर खरीदे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने जो बोला है उसको रिपीट कर रहा हूँ वापस, कि अगर बाजार में मूल्य यानी सब्जियों का मूल्य
अगर बाजार में मूल्य न्यूनतम मूल्य के नीचे चला जाता है तो जो है किसानों से उनकी सब्जियों को न्यूनतम मूल्य पर सरकार खरीदेगी। ये इसमें प्रावधान है। और एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि सब्जियों की गुणवत्ता के अनुसार सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। सब्जियों को गुणवत्ता मतलब क्वालिटी के आधार पर सब्जियों को जो है गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और न्यूनतम मूल्य उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। यानी कि जिस सब्जी की जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है उसके आधार पर ही उन सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।